तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को थॉरोली एनालाइज करिए, उनको पढ़िए, समझिए, साथ के साथ एक डायग्नोस्टिक टेस्ट दीजिए। एटलीस्ट इस टेस्ट को देके आपको ये समझ में आता है कि किस तरह से पेपर का पैटर्न आता है। पेपर क्लैट आपको देने वाला है दिसंबर में, उसके बारे में एक ग्लिम्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कम से कम डेली बेसिस पे अपने 2 घंटे जरूर दीजिए न्यूज़पेपर रीडिंग में। न्यूज़पेपर रीडिंग में सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए द इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू न्यूज़पेपर। प्रिपेयर डिलिजेंटली, act decisively, and conquer effortlessly. Hello everyone. Today I, Mansi Jain, welcome you all on an amazing platform of PW, जहां पर हम ये जानेंगे कि अगर आप अपनी क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लास्ट 6 मंथ्स में क्या स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होनी चाहिए जो आपको हेल्प करेगी टू एस योर क्लैट एग्जाम। की स्ट्रैटेजीज को यहां हमने डिवाइड किया है कुछ पॉइंटर्स में। सबसे पहले अगर आप अपनी क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, जिस चीज का आपको ध्यान देना है दैट इज नंबर 1, अनलॉकिंग सक्सेस, लर्न फ्रॉम द पास्ट। अगर आप अपनी क्लैट की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को थॉरोली एनालाइज करिए। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आज तक क्लैट में आए हैं उनको पढ़िए, समझिए, साथ के साथ एक डायग्नोस्टिक टेस्ट दीजिए। आप कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लीजिए, उसको एज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट दीजिए। अब आप ये सोचेंगे कि मैम अभी तक तो मैंने प्रिपरेशन नहीं शुरू करी, मैंने कोई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बिल्ड नहीं करी, इमीडिएटली अगर मैं ये मॉक टेस्ट टाइप का दूंगा तो मेरे मार्क्स तो डेफिनेटली अच्छे नहीं आएंगे। पर एटलीस्ट इस टेस्ट को देके आपको ये समझ में आता है कि किस तरह से पेपर का पैटर्न आता है, क्या एक आइडियल स्पीड है जो पेपर के लिए आपको डेवलप करनी चाहिए, कौन कौन से एरियाज आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हो सकते हैं या कौन कौन से एरियाज में शायद आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जिस टाइप का पेपर क्लैट आपको देने वाला है दिसंबर में, उसके बारे में एक ग्लिम्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी स्ट्रैटेजी प्लानिंग में। द सेकंड की स्ट्रैटेजी दैट हेल्प्स यू इज डाइव इनटू द न्यूज़। न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लैट की प्रिपरेशन के दौरान। आप कम से कम डेली बेसिस पे अपने 2 घंटे जरूर दीजिए न्यूज़पेपर रीडिंग में। न्यूज़पेपर रीडिंग करने से एक तो आपकी वोकैबुलरी बिल्ड होती है जो आपको इंग्लिश रीजनिंग के सेक्शन में हेल्प करती है। न्यूज़पेपर्स में जितने भी एडिटोरियल्स होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं आपके क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन को सॉर्ट आउट करने में। साथ के साथ आपका जीके सेक्शन भी एनहांस होता है क्योंकि आपके पास सारे करंट न्यूज़ मिलती रहती है आपको। क्लैट की तैयारी के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग में सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए द इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू न्यूज़पेपर को। आप यहाँ पर फिजिकल न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर को एप्स के द्वारा भी पढ़ सकते हैं, पर जितना ज्यादा न्यूज़पेपर रीडिंग का हैबिट आप इनकलकेट करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए हेल्प आउट करेगा पेपर को क्लियर करने में और आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे पेपर क्लियर करने के लिए। थर्ड की स्ट्रैटेजी दैट विल हेल्प यू इज डाइवर्सिफाइड रीडिंग, टेस्टिंग द अनफेमिलियर। अब यहाँ पर डाइवर्सिफाइड रीडिंग ये कहता है कि अक्सर जैसे बच्चे कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम से होते हैं कि अगर साइंस स्ट्रीम का बच्चा है वो क्लैट की तैयारी कर रहा है तो ऐसा बहुत बार होगा कि जितने भी पैसेजेस साइंटिफिक नॉलेज पर बेस्ड होंगे वो आपको फेमिलियर लगेंगे, उन पैसेजेस को आपको पढ़ने में मजा भी आएगा, इंटरेस्ट भी डेवलप होगा क्योंकि समवेयर आपका जो एप्टीट्यूड है वो इस डायरेक्शन में इंक्लाइंड होता है। लेकिन वहीं पर अगर आपको कुछ कॉमर्स स्ट्रीम से पैसेज आता है, कोई ऐसा पैसेज है जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स को डील कर रहा है या कुछ भी है जो आपके इकोनॉमिक फोरम्स के बारे में डिस्कशन कर रहा है, तो वहां पर ऑटोमेटिकली एक इंटरेस्ट थोड़ा सा लैग होने लगता है। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि आपका जो पेपर है वो आपको जो पैसेजेस देगा वो वेरीड डोमेन से देगा। इट कुड बी द हिस्टोरिकल डोमेन, इट कुड बी द ज्योग्राफिकल डोमेन, इट कुड बी द लेटेस्ट लीगल न्यूज, इट कुड बी द लेटेस्ट न्यूज ऑफ एनी अदर फील्ड एज वेल। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो जितना ज्यादा आप डाइवर्सिफाइड रीडिंग रखेंगे उतना ज्यादा आप एक्लिमेटाइज होते हैं अलग अलग टॉपिक के अलग अलग नोशन से। उस तरह पेपर में अगर कोई ऑफ टॉपिक पैसेज आता है तो आप उसको समझ पाएंगे, उसको जल्दी उसकी अंडरस्टैंडिंग को ग्रास्प कर पाएंगे, जो इस पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। साथ ही यहाँ पर रीडिंग स्पीड को डेवलप करना बहुत जरूरी है। क्लैट का पेपर 120 क्वेश्चंस का होता है जो आपको बोलता है कि आइडियली आपने 1 मिनट पर क्वेश्चन देना है। तो ये 1 मिनट पर क्वेश्चन की जो स्पीड है ये ओवरनाइट नहीं आती। अगर आज मैं आपको बोलूं कि आप मैराथन भागिए, 20 किलोमीटर का आप मैराथन भागिए जिसके लिए आपने कोई तैयारी नहीं करी है,
तो आप 20 किलोमीटर तो क्या, आप शायद आधे किलोमीटर के बाद थक जाएंगे, क्योंकि आपका वो इंड्योरेंस डेवलप नहीं हुआ है। तो सेम चीज क्लैट के लिए है। अक्सर बच्चे ये बात बोलते हैं कि मैम हमने मॉक सॉल्व करना स्टार्ट किया, मेरा पेपर भी कंप्लीट नहीं हुआ, मेरे सिर्फ 20 क्वेश्चन हो पाए, मेरे सिर्फ 40 क्वेश्चन हो पाए, क्योंकि अभी तक आपने बार बार मॉक्स को करके वो एक्यूरेट स्पीड डेवलप नहीं करी। अब आप ये सोचेंगे कि मैम स्पीड क्या सिर्फ मॉक टेस्ट को देके हो सकती है? जी नहीं। आप ये सोचिए कि आज अगर आपने कोई भी क्वेश्चंस करने हैं तो वहां पर एक टाइम बाउंड प्रैक्टिस रखिए। अगर आज आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे 10 क्वेश्चंस करने का टाइम है, 10 क्वेश्चंस मेरे पास अवेलेबल हैं, तो अपने आप को यहां पर टाइमर लगा के क्वेश्चंस करिए। आप ये सोचिए कि ये 10 क्वेश्चंस का मेरा टारगेट है कि मुझे 10 मिनट्स में ये 10 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। आई एम श्योर स्टार्टिंग में ये वाला बेंचमार्क अचीव नहीं हो सकता। स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चंस को करने में शायद 15 मिनट लग जाएं, शायद 20 मिनट लग जाएं, शायद 25 मिनट्स भी लग जाएं, लेकिन धीरे धीरे वो स्पीड डेवलप होती है। तो हमेशा क्वेश्चंस को टाइमर लगा के कीजिए, चाहे आप 5 क्वेश्चंस कर रहे हैं, 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं, 15 कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं या सो ऑन। तभी पेपर के हिसाब से जो एक एक्यूरेट स्पीड है वो आपकी यहाँ पर डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट टेक्निक इज इन लाइन अबाउट द क्वांटिटेटिव टेक्निक सब्जेक्ट। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक सब्जेक्ट जो मैथ्स होता है वो ये कहता है द मोर द क्वांटिटी द मोर द बेटर। क्यूटी जो सब्जेक्ट है, माना सबसे ज्यादा कम वेटेज है इस सेक्शन की आपके क्लैट के पेपर में, लेकिन ये सेक्शन को ढंग से सॉल्व करने में कैन एक्चुअली मेक योर रैंक और ब्रेक योर रैंक अगर आप इस सेक्शन में प्रॉपर अटेंशन नहीं देते हैं। Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. तो माना इस सेक्शन का वेटेज कम है, लेकिन अगर आप यहां पर रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं अपना क्यूटी का सेक्शन, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका टॉप एनएलयू में एडमिशन यहां पर हो जाता है। नेक्स्ट टेक्निक इन लाइन दैट स्टेट्स अबाउट जीके। तो जीके के लिए किसी ने बहुत सही कहा था, एवरीथिंग अंडर द सन इज जीके, क्योंकि जीके का फुल फॉर्म है जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज तो वो है कि जो भी सब कुछ चल रहा है, चाहे वो न्यूज में चल रहा है, चाहे वो स्टेटिक पार्ट में चल रहा है, सभी कुछ आपका जीके है। तो इस जीके को एनहांस करना बहुत जरूरी है। आप वेरियस मैगजीन्स पढ़िए, यहाँ पर आप पीडब्ल्यू की ऐप पर जाकर पीडब्ल्यू की लाइब्रेरी में प्रॉपरली लीगल करंट अफेयर्स और बेसिक करंट अफेयर्स का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जहां पर क्विज भी अवेलेबल है। तो वहां से आप अपने जीके के सेक्शन को और ज्यादा एनहांस कर सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। साथ ही अगर आप यहां पर कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं और आपको लगता है कि जीके का बहुत ज्यादा बैकलॉग हो चुका है आपका, तो जितनी जल्दी आप जीके का बैकलॉग कवर करेंगे, नोट्स बनाएंगे, उतना ज्यादा आपको हेल्प करेगा प्रॉपरली एक अच्छा आइडियल स्कोर अचीव करने में, जो आपको एक अच्छे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला पाएगा। लास्ट टेक्निक इन लाइन इज अबाउट द क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन। तो सीआर के लिए किसी ने सही कहा है कि इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, बट यस, आप पी सकते हैं ये चाय अगर आप रेगुलरली लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग वाली चाय बनाना सीख जाएं। तो क्रिटिकल रीजनिंग का सेक्शन जो है वो डिफिकल्ट है थोड़ा सा, लेकिन अक्सर मैंने ये देखा है और काफी स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि मैम स्टार्टिंग में लॉजिकल रीजनिंग नहीं हो पाता है क्योंकि ये मांगता है कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। लॉजिकल क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन को एस करने के लिए ये बात को गांठ बांध लीजिए कि डेली बेसिस पे कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करने ही है। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि मैं यार एक दिन 20 क्वेश्चन कर लेता हूं, फिर उसके बाद 4 दिन बाद मैं सोचूंगा कि 20 क्वेश्चन कर लूं, या मैं एक दिन में 5 क्वेश्चन करता हूं, आई थिंक वो इनफ रहेंगे। और आंसर्स यहां पर आपके सही नहीं आते हैं शुरू में, क्योंकि कंसिस्टेंसी डेवलप नहीं हो पाती है। तो रेगुलर प्रैक्टिस करिए, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करिए, और सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके इन एंड अराउंड आपके सीआर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस और उन टॉपिक्स की स्ट्रैटेजी समझिए। जैसे अजम्पशन सॉल्व करने की अपनी स्ट्रैटेजीज होती हैं, वीकनिंग को सॉल्व करने की अपनी स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो सबसे पहले जो आपके की कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी सीखिए, और उसके बाद ये प्रैक्टिस और हैबिट बनाइए कि डेली बेसिस पे आपने कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब सॉल्व करने के बाद अगर आपने 25 क्वेश्चन सॉल्व करे और आपके शायद सिर्फ 15 क्वेश्चन सही हुए, 10 गलत हो गए, तो ये नहीं है कि वो 10 क्वेश्चन छोड़ दिए।
10 क्वेश्चन को एनालाइज करिए, अपने वीक जोन्स एनालाइज करिए, ये समझिए कि अगर आज ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ तो ये क्यों गलत हुआ। अगर ये अजम्पशन का क्वेश्चन था तो मैंने ये अजम्पशन निकाली, लेकिन ऑथर का करेक्ट आंसर तो ये वाला अजम्पशन था, तो ये वाला अजम्पशन क्यों था। दोनों ऑप्शंस को, जो आपका आंसर है और जो करेक्ट आंसर है, दोनों में डिफरेंशिएशन देखिए, वोकैबुलरी समझिए, उसका मीनिंग समझिए, ताकि वो सेम रेकरेंट मिस्टेक्स आप लोग बार बार ना करें, तभी आप सीआर के सेक्शन में एस कर पाएंगे। लीगल सेक्शन में हमेशा आपको एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बिल्ड रखनी है। तो यहां पर अगर आपने अपनी तैयारी शुरू करी है क्लैट की, तो आप ये जानते होंगे कि जो लीगल का सेक्शन है दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ वेरियस लॉज। यहां पर आपको मेजरली जिन लॉज पे क्वेश्चन पूछा जाता है वो रहता है आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट काफी मिसलेनियस लॉज पर भी रेकरेंटली क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर लॉज अपने पढ़ने हैं और साथ के साथ उन पे बेस्ड आपको टॉपिक टेस्ट सॉल्व करने हैं। टॉपिक टेस्ट सॉल्व करने से क्या होता है कि अगर आज मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और जब मैंने उस पर टॉपिक टेस्ट सॉल्व किया, मुझे ये समझ में आ गया कि इस टॉपिक पर बेस्ड मुझसे किस टाइप के क्वेश्चन क्लैट में पूछे जा सकते हैं। थेफ्ट फॉर एग्जाम्पल, जो क्रिमिनल लॉ का डोमेन है, तो आज मैंने थेफ्ट तो पढ़ लिया, लेकिन थेफ्ट पर क्लैट में किस किस टाइप से ट्विस्टेड क्वेश्चंस आते हैं वो भी समझना जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट समझिए, साथ के साथ टॉपिक टेस्ट से आप उस टॉपिक को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, सॉलिडिफाई कर सकते हैं फॉर योर प्रिपरेशन। इसके अलावा रेगुलर मॉक टेस्ट दीजिए, रेगुलर सेक्शनल टेस्ट दीजिए। सेक्शनल टेस्ट होते हैं जहां पर आपको पर्टिकुलर सेक्शन पर ही टेस्ट अवेलेबल होता है। सपोज आज आपको सिर्फ इंग्लिश सेक्शन पर टेस्ट करने का मन है या आपको सिर्फ जीके सेक्शन पर टेस्ट करने का मन है, तो सेक्शनल टेस्ट को पिक करिए और वहां पर जितने क्वेश्चन है टाइमर लगा के अगेन उस टेस्ट को सॉल्व करिए, ताकि आपका वो सेक्शन जिसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत है वो आपका यहां पर एस हो सके। अब लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूंगी, देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जिनका खास ध्यान रखना है अगर आप अपनी क्लैट की तैयारी कर रहे हैं इन बचे हुए 6 महीनों में। नंबर 1, अगर आप ये सोच के चलते हैं कि मैं जब अपनी तैयारी शुरू करूंगा तो मैं रोज 5 सेक्शन की तैयारी करूंगा, मैं रोज अपना टाइम इस तरह से दूंगा कि मैं 5 सेक्शन को रोज पढ़ूंगा, तो इस केस में ये नहीं करना है। कोई भी सुपर वुमन और सुपरमैन यहां पर नहीं है। रोज सारे सेक्शन पढ़ोगे तो अल्टीमेटली माइंड में खिचड़ी बनती चली जाती है, और जो खिचड़ी है वो सिर्फ फीवर में ही अच्छी लगती है, बाकी दिनों में नहीं अच्छी लगती है। तो मैक्सिमम लिमिट योरसेल्फ इन प्रिपेयरिंग फॉर 3 सेक्शन इन अ 1 डे। कि आज अगर आपने अपना दिन शुरुआत की है तो सोचिए कि कोई भी 3 सेक्शन लेने हैं जिन पे आज आपको टाइम देना है। और क्योंकि अब सिर्फ 6 महीने बचे हैं तो आपको ये टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा कि डेली बेसिस पे आपको 6 से 8 घंटे देने पड़ेंगे फॉर योर क्लैट प्रिपरेशन। ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने जनवरी में प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो जिन्होंने जनवरी में प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी उन बच्चों के लिए टाइम था कि वो कभी कभी 1 वीक का भी ब्रेक ले सकते थे, वो कभी कभी 3 दिन का भी ब्रेक ले सकते थे। पर क्योंकि हमने रेस में थोड़ा सा लेट भागना शुरू किया है, तो बाकी लोग जो काफी आगे निकल चुके हैं उनके लेवल तक मैच करने के लिए थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा स्पीड में भागना पड़ेगा, ताकि आप उनके लेवल तक पहुंच पाएं और फिनिशिंग लाइन पे फिर आप फर्स्ट आ पाएं। सेकंड पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट पेशेंस इज द ओनली की that unlocks the doors of anxiety। यहां पर मैं बताना चाहूंगी क्रिटिकल रीजनिंग का सेक्शन, क्वांटिटेटिव टेक्निक मैथ्स का सेक्शन और इंग्लिश आरसी का सेक्शन, तीनों सेक्शन काफी डिफिकल्ट सेक्शन है। तो यहां पर गिव अप मत करिए, डीमोटिवेट मत होइए। ये तीनों सेक्शन टाइम लेते हैं डेवलप होने में। ऐसा नहीं है कि हर बच्चे का ये ओवरनाइट डेवलप हो जाता है या कोई ऐसा चमनप्राश आता है जिसको खा के ये सेक्शन तुरंत ही डेवलप हो जाते हैं। तो ये तीनों सेक्शन टाइम लेते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये तीनों सेक्शन तभी क्लियर हो पाएंगे जब आप परसिस्टेंसी रख रहे हैं, कंसिस्टेंसी रख रहे हैं और गिव अप नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज इस चीज का बहुत ध्यान रखिए। थर्ड पॉइंट टू रिमेंबर इज मॉक मास्टरी, अनवेलिंग इनसाइट्स। मॉक से कभी दूर मत भागिए, मॉक्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए। तो जब मौका मिले तब मॉक्स को करिए। एक आइडियल सीक्वेंस बनाइए कि यार वीक में कम से कम आपको 3 से 4 मॉक्स तो प्रैक्टिस करने ही हैं। एक दिन अपना मॉक प्रैक्टिस करिए, अगले दिन मॉक को एनालाइज करिए, क्योंकि अब मैंने मॉक को प्रैक्टिस कर लिया, मैंने देख लिया ठीक है 120 में से मेरे 70 क्वेश्चन सही थे, 50 क्वेश्चन गलत थे।
और इतना करके मैंने चेक कर लिया, छोड़ दिया मैंने उस मॉक को। अगले दिन मैं दूसरे मॉक पे बढ़ गई। ये ध्यान देना जरूरी है कि जो 50 क्वेश्चंस मेरे गलत हुए थे वो किस वजह से गलत हुए थे, क्योंकि अगर आपने अपने वीकनेस को एनालाइज नहीं किया जो आपने एक मॉक में करा है, वो सेम गलतियां आप रेपिटेटिवली अगले मॉक्स में भी करेंगे। तो इसीलिए यहां पर एक वीक में 3 से 4 मॉक्स दीजिए, एक दिन मॉक्स दीजिए, अगले दिन उस मॉक्स का एनालाइज करिए, क्योंकि वो भी मॉक देने जितना ही इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज अवॉइड द बर्नआउट। Rest whenever you are tired so that your spirit, body and mind are renewed and refreshed. ऐसा बहुत बार होता है क्लैट की प्रिपरेशन के दौरान कि बहुत बार ऐसा एक थ्रेशोल्ड पॉइंट आ जाता है, बहुत बार ऐसा होता है डीमोटिवेशन हो जाता है, या 6 दिन रिगरस प्रैक्टिस करके 7 से 8 घंटे पढ़ के थकान भी हो जाती है। तो अपने आप को एक डे आउट भी दीजिए, चाहे आप उसको आवर्स में देना चाहें, या अगर आप 6 दिन लग कर पढ़ाई कर रहे हैं तो 7th डे अपने लिए थोड़ा सा ब्रेक भी दीजिए। क्योंकि किसी ने बहुत सही कहा था कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। तो वो डल बॉय नहीं बनना, हमें एक स्टार बॉय या स्टार गर्ल बनना है। तो अपने आप को ब्रेक्स भी दीजिए, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि एक बार आप जल्दी से रिजुविनेट हो पाए दोबारा से अगले हफ्ते रच के मेहनत करने के लिए।